3 स्टीफन हॉकिंग। आज ये लेसन के बारे में देखेंगे। इंग्लिश मीडियम का ये लेसन है कि साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग। 8 जनवरी का उनका बर्थ हुआ था 1942 को, और 14 मार्च 2018 को हमें छोड़ के चले गए। ये हुआ था, मतलब ये साइंटिस्ट है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है और स्टीफन हॉकिंग, इनका नाम लिया था क्योंकि ये हुआ था इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिक्स कॉस्मोलॉजिस्ट, ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंग्लिश थियोरेटिकल प्रैक्टिस फिजिक्स बोलेगा तो भौतिक शास्त्र के बारे में, अणुरेणु के बारे में, जो स्पीड है, जो गति है, उनके बारे में जो साइंस में बताया जाता है उसे फिजिक्स बोला जाता है। और साइंस के 3 ब्रांच हमें मालूम होना चाहिए। एक है केमिस्ट्री, मतलब उसमें रसायन शास्त्र आता है, H2SO4 आता है, अंदर HCl आता है, जो एसिड है उसके बारे में आता है, वो केमिस्ट्री। और दूसरा है बायोलॉजी बोलेगा तो जीवशास्त्र, जिसमें तुम्हें अमीबा देखने को मिलेगा, इधर तुम्हें नोटोकॉर्डाटा देखना पड़ेगा, कॉर्डाटा देखना पड़ेगा, तो जो है जो एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में जो दिखाया था वो बायोलॉजी। तो इसमें अभी है तो फिजिक्स है, मतलब हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम है, वो फिजिक्स है। कॉस्मोलॉजी बोलेगा तो इधर मीनिंग दिया हुआ है, कॉस्मोलॉजी द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, तो ये दिया हुआ है। तो विश्व कैसा तैयार हुआ था, ये विश्व मतलब ये पृथ्वी कैसी तैयार हो गई, ये सन कैसे आ गए, ये मून कैसे आ गए, तो उसके बारे में जो बताया हुआ है, विश्व के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जिसमें बताया हुआ है, उसे कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। मतलब वो शाखा जो है वो कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। तो हमें न्यूटन ने भी बता दिया था। उसके बाद हमें केपलर है, कोपरनिकस है, और अभी स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने भी बता दिया है। तो ऑथर एंड डायरेक्टर रिसर्च ऑफ द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो क्या डायरेक्टर भी रह चुके हैं किधर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कॉस्मोलॉजी जो डिपार्टमेंट था, थियोरेटिकल मतलब जिसमें कुछ सिद्धांत बनाते हैं, वैसे डिपार्टमेंट में उन्हें डायरेक्टर भी पदभूषण किया हुआ है। हॉकिंग वॉज द फर्स्ट टू सेट आउट अ theory of cosmology explained by a union of a general theory of relativity and quantum mechanics। मतलब स्टीफन हॉकिंग ने क्या पहला थ्योरी बता दिया है कि फर्स्ट सेट आउट द थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में कुछ थ्योरी बताया हुआ है कि ब्रह्मांड कैसे तैयार हुआ है, इसके बारे में वो आगे लेसन में देखेंगे। एक्सप्लेन बाय इंडियन ऑफ जनरल थ्योरी रिलेटेड, तो उन्होंने कुछ थ्योरी भी बताया। थ्योरी मतलब सिद्धांत बताया हुआ है, अलग अलग सिद्धांत है। न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत बताया हुआ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी बता दिया है, तो ऐसे ग्रेविटी के बारे में बता दिया, ऑप्शन के बारे में बताया। वैसे स्टीफन हॉकिंग ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सन का यानी का स्पीड है, उसके बारे में जो थ्योरी बताया उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है। एंड क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम मतलब सूक्ष्म जो रहते हैं, सूक्ष्म चीज़ें रहता है, उसका जो उसमें जो मूवमेंट होती है उसके बारे में उन्होंने क्वांटम मैकेनिक में बता दिया है। हॉकिंग वॉज द ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट, FRSA, मुझे फुल फॉर्म उसका दिया है, F फॉर फेलो, R फॉर रॉयल, S फॉर सोसाइटी, A फॉर आर्ट, तो ये फुल फॉर्म उसका दिया हुआ है। लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द पोर्टिफिशियल ऑफ साइंस, तो उन्हें लाइफ टाइम मेंबर भी है, सदस्य है पोर्टिफिशियल एकेडमिक ऑफ साइंस एंड रिसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द यूएस का जो अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो उन्हें मिला हुआ है। देश का सर्वोत्तम नागरिक अवार्ड जो रहता है वो उन्हें यूएस का उन्हें मिला था, स्टीफन हॉकिंग इनको। दिस लेसन गिव अस एन इंसाइट इनटू द ग्रेट साइंटिस्ट, हिज लाइफ एंड हिज वर्क। इस लेसन में हम लोग देखेंगे इंसाइट, मतलब हम लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका कार्य के बारे में देखेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट मतलब महान साइंटिस्ट है, उनके जो विश्व के महान साइंटिस्ट कहते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके कार्य के बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। स्टीफन हॉकिंग बॉर्न जनवरी 8, 1942, ये तो हम लोग ने पहले ही देखा है, उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ है। इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड ऑथर हु हैज डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी एंड हुज बुक हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन। स्टीफन हॉकिंग का जन्म कभी हुआ उसके बारे में बता दिया है। वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इंग्लैंड के रहवासी और साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, लेखक है, ऑथर मतलब लेखक है, और ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, मतलब रिनोविंग उन्होंने काम किया हुआ है, उसने बहुत बढ़िया काम किया है कॉस्मोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए। तो लोगों को जो चाहिए था वो थ्योरी और सिद्धांत तो उन्होंने अच्छी तरह से लोगों को समझाया, ऐसा उन्होंने फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी इस ब्रांच में उन्होंने काम किया है। एंड हुज बुक हैव हेल्प टू मेक अ साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन, और उन्होंने कुछ बुक भी लिखे हुए हैं जो साइंस एक्सेसिबल है एवरीवन, सबके लिए, जिसको साइंस पसंद है
उसके लिए वो बुक्स कंपलसरी है कि वो बुक पढ़ के ही तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। ऐसा स्टीफन हॉकिंग ने बुक लिखा हुआ है। एट द एज ऑफ 21 with studying cosmology of the University of Cambridge, he was diagnosed with the amyotrophy lateral sclerosis, मतलब उस बीमारी का नाम है ALS। मतलब उनका एज कितना था, 21 एज था, मतलब यंग थे बहुत। तभी उनको वो क्या करते, कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, विश्व की अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम इसका है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वैसे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में क्या करते हैं, कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब विश्व निर्मित का जो डिपार्टमेंट है स्टडिंग, उसके बारे में ब्रह्मांड कैसे हुआ था, ये अर्थ कैसे क्रिएट हुआ, सन कैसे क्रिएट हुआ, ये स्टार ये सब कैसे क्रिएट होते हैं, कॉमेट कैसे तैयार हो जाते हैं, उसके बारे में वो स्टडी करते थे। और तभी उन्हें क्या हुआ, डायग्नोस मतलब बीमारी, एक बीमारी मालूम पड़ गई उनको, एक बीमारी हो गई थी, वही उसका नाम दिया ALS बीमारी। तो ये बीमारी उनको हो गई, उनको मालूम पड़ा कि आपने को ये उन्हें ये बीमारी हुई है। पार्ट ऑफ इज अ लाइफ स्टोरी वॉज डिपिक्टेड इन 2014 फिल्म। उसके ऊपर एक पिक्चर भी आया हुआ है। कौन सा पिक्चर आया हुआ है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। द पिक्चर का नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस पिक्चर में बता दिया है कि वो 21 उम्र के थे, अभी तभी उनको एक बीमारी हुई थी और आंखों में किसी एक को हो जाती है, ऐसे वो बीमारी थी, ALS बीमारी। ओवर द ईयर स्टीफन हॉकिंग हैज अ रिटर्न और को रिटर्न टोटल ऑफ 15 बुक। मतलब पूरे साल भर में तो उन्होंने 15 से को रिटर्न मतलब किसी की सहायता से लिखे, कुछ बुक उन्होंने खुद लिखे, किसी की सहायता से भी उन्होंने बुक लिखे, और टोटल मिला के बुक होते हैं 15 बुक। अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नॉटवर्थी इंक्लूड, और कुछ उसमें से नॉटवर्थी मतलब लक्ष्यवेधी है, उन्हें हमें पढ़ना ही चाहिए, ऐसे कुछ उनके बुक है। द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नटसेल, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब बुक का नाम भी दिया है, द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नटसेल, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ऐसे 3 बुक उनकी फेमस है, वो नोटवर्ती है, मतलब उन्हें तुम्हें कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ लेना है, कुछ लिखना है, कुछ जानकारी लेना है, तो ये 3 बुक को तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये अच्छे बुक है। इन 1988 हॉकिंग catapulted to international prominence with the publication of a brief history of times। तो उन्होंने क्या 1988 में एक कैटापुलेट का साइड में मीनिंग दिया हुआ है, देखो सबके लिए बुक प्रसिद्ध कर दिया, कोई भी पढ़ सकता है, लॉन्च किया वो बुक उन्होंने। टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस मतलब इंटरनेशनल के लेवल पे उन्होंने पब्लिकेशन किया, सबके लिए उन्होंने पब्लिकेशन किया है। उस बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक टाइम द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक्स became an account of cosmology for the masses and offer an overview of space and time, the existence of God and the future। मतलब उस बुक में उन्होंने शॉर्ट मतलब संक्षिप्त रूप में और कुछ अच्छी जानकारी दी हुई है बुक में। बिकम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में, विश्व निर्मिति के बारे में, उसके फॉर द मैसेज एंड ऑफर मतलब उसके बाद अच्छी सारी जानकारी प्राप्त किए हुए ऑफर किया हुआ है। द स्पेस एंड टाइम मतलब स्पेस एंड टाइम के बारे में उन्होंने मासेस ऑफर एंड ओवरव्यू, पूरे उसके कैसा पेज बना हुआ है, कैसा टाइम है, टाइम कैसे जाता है, तो उसके बारे में, टाइम कैसे बीतता है, लाइट कैसे जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने उस बुक में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स एंड फ्यूचर, और उन्होंने गॉड के बारे में लिखा है, गॉड है कि नहीं उनके बारे में भी लिखा है, एंड फ्यूचर और आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में क्या क्या साइंस होने वाला है उसके बारे में भी उन्होंने बुक में लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने अच्छा इंफॉर्मेटिव जानकारी दिया कॉस्मोलॉजी में, और उनमें उन्होंने स्पेस एंड टाइम में, टाइम के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ओवरव्यू किया है, और उन्हें गॉड और फ्यूचर के बारे में भी बता दिया है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, ये उन्होंने बता दिया है। द वर्क was an instant success, spending more than 4 years atop the London Sunday Times bestseller list। और उनका जो कार्य था उन्हें इंस्टेंट सक्सेस मिला, जल्दी सक्सेस मिला। किसी को जल्दी सक्सेस मिलता है और किसी को लेट सक्सेस मिलता है। कोई कोई तुम्हारे में जो बैठे हुए स्टूडेंट है वो जल्दी सक्सेस मिलेगी, जल्दी आगे जाएंगे, जल्दी पैसा मिलेगा, और कुछ बच्चे लोग हैं कितना ही मेरे को सक्सेस मिलता ही नहीं, बाद में कभी सक्सेस मिल जाएगा। तो नसीब का खेल है, इंस्टेंट सक्सेस मिला उनको। स्पेंडिंग अ मोर देन 4 years atop द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट, और उनका जो बुक था लंदन संडे टाइम में सबसे ज़्यादा बिकने वाला
बुक में उनके लिस्ट में उनका नाम आया था। ये उनका जो बुक था, कौन सा बुक था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। Since its publication, it has sold millions of a copy worldwide and been translated into more than 40 languages. और वो पब्लिकेशन के बाद, प्रसिद्ध होने के बाद, कैटेबलेट होने के बाद, लॉन्च होने के बाद, देखो कैटेबलेट को एक सिमिलर वर्ड भी आया है, अभी पब्लिकेशन आया है। हाँ, तो इसका सिमिलर मीनिंग तो कभी पूछेगा तुम्हें इधर आंसर देना पड़ेगा। इट हैज सोल्ड मिलियन ऑफ कॉपीज, उसका मिलियन बोलेगा तो 10 लाख, मतलब लाखों उसके बुक बेचे गए वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में उनके लाखों बुक बेचे गए एंड बी ट्रांसलेट इनटू द मोर देन 40 लैंग्वेज, और 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करने लगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोग हैं, मतलब अगर महाराष्ट्रियन साइंटिस्ट हो मराठी में कन्वर्ट करके पढ़ेगा, हिंदी है तो हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश नहीं आता है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम also wasn't and easy to understand as some had hope. A brief history of time इतना इजी नहीं है समझने के लिए, जो वर्ड है उसका बहुत डिफिकल्ट है। जैसे इस लेसन के वर्ड बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, हार्ड है, क्योंकि ये क्या कन्वर्सेशन नहीं है, ये क्या इतनी स्टोरी नहीं है, ये ऑटोबायोग्राफी तरह का ये लेसन है। उन्होंने क्या किया था, कैसा हुआ था, उसके बारे में। और हमें ऐसे टॉपिक पढ़ने के लिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें कैसे जरा सा कुछ कॉमेडी स्टोरी है तो तुम्हें पढ़ने के लिए अच्छे लगेंगे, क्योंकि तुम भी कॉमिक लोग हो। सो इन 2001 हॉकिंग फॉलो अप हिज अ बुक विद द इनवर्स इन अ नट सेल। तो उन्होंने अपना दूसरा बुक लिया, क्योंकि लोग बोले वो समझने के लिए कठिन है, तभी भी उसके लाखों बुक बेचे गए थे। बहुत सारे कमेंट आए हो गए, लोग बोले थे बहुत समझने के लिए हार्ड है, जो तुम लोग ने ब्रह्मांड बोला है, विश्व, मतलब वो क्या है एक्चुअली। हम लोग कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं ये क्या है, वो क्या है। वैसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला एक सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे बुक, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक अच्छा बुक लिखा, और एक 2001 में उन्होंने कुछ डिजाइन दिया होगा, कुछ उसमें कार्टून जैसे दिखाए होंगे, कुछ उन्होंने ड्राइंग दिखाई होगी, कुछ इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल दिए होंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए होंगे, तभी तो समझ में आएगी। गाइड टू द कॉस्मोलॉजी बिग थ्योरी, तो उन्होंने कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का बिग थ्योरी मतलब उसके बाद बिग बैंग थ्योरी बोलना है उनको। बिग बैंग थ्योरी मतलब एक ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, उसके लिए साइंटिस्ट लोग ने बिग बैंग थ्योरी का इस्तेमाल किया है। हॉकिंग मैं बोल रहा हूँ, उनका फोटो भी उधर सामने आ रहा है। देखो कितनी बीमारी है वो, देखो बीमारी तुम बोल रहे हैं ALS बीमारी, कितना टफ है बीमारी है। देखो वो व्हील चेयर पे है और उनका हाथ पैर नहीं चल रहा है, मतलब पैरालाइज जैसा है पूरा बीमारी है, हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, और सिर्फ देख के। और जो देखो सामने एक कंप्यूटर भी लगा दिया है, कंप्यूटर भी ऐसे है कि पहले उनको बोलने को आता था, बाद में बोलने को भी आना बंद हो गया, सिर्फ आंखों इशारे में उन्होंने क्या किया, अपना बुक टाइप कर दिया कंप्यूटर में, बाद में उसका प्रिंटेड लेके बुक हमारे लिए आ गए। मतलब इतना पूरा एकदम जो आदमी जिंदा होके भी मरा हुआ जैसा ऐसा बीमारी वो है, हाथ पैर नहीं हिल रहे, कुछ भी नहीं रहे, तभी भी वो व्हील चेयर पर बैठ के उन्होंने रिसर्च किया। जो भी जिसको भी पसंद है वो अपनी बीमारी के बारे में सोचता नहीं, मतलब कितना भी संकट आने दो वो अपना प्रयास करते ही रहता है। मतलब इसके लिए वो विश्व में महान साइंटिस्ट है। और महान साइंटिस्ट क्या कि उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जो कंसेप्ट थी मालूम नहीं थी, वो भी लोगों को अच्छे इलस्ट्रेट करके बताया हुआ है। तो देखेंगे आज चलेंगे लेसन के पास वापस एक बार। इन 2005 हॉकिंग अथर द इवन मोर एक्सेसिबल, उन्होंने और एक बुक अथर कर दिया, और एक बुक उन्होंने बनाया। अब मतलब वही बीमार तो उनकी चल रही है, क्योंकि 21 उम्र में उनका बीमारी आ गया था। अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम विच फर्दर सिंप्लीफाई द ओरिजिनल वर्क कोर कंसेप्ट एंड टच अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक अ स्ट्रिंग थियरी। तो उन्होंने क्या किया है, कोर जो मुख्य हेतु रहता है, जो उनका सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट है, मतलब उसे एक्चुअली वर्ड है गाभा। मतलब मैं बोलता हूँ हम लोग अभी 10वीं है तो हमारा इंटेंट क्या है, 10वीं में मार्क लाना है, परसेंट, ये हमारा कोर है, ये हमारा एम है। तो उन्होंने अपना जो पुस्तक नया लिखा, पर उनका कोर था कि ब्रह्मांड के बारे में और खुल के बताने का, तो उन्होंने वही बता दिया। कोर कंसेप्ट उनका वही था, ओरिजिनल वर्क था कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी के बारे में उन्होंने और एक बुक लिखा हुआ है, और उन्होंने न्यू डेवलपमेंट फील्ड ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बता दिया है। मतलब साइंस में अलग अलग थ्योरी रहता है, ग्रेविटेशनल थ्योरी रहता है, हम लोग कॉस्मोलॉजी का थ्योरी है, ये स्ट्रिंग थ्योरी, और इसमें पढ़ेंगे तो उनके लिए एक नया ब्रांच खुल के आएगा। और उसमें एक सब्जेक्ट लेंगे साइंस में, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बहुत कुछ बोलना पड़ेगा,
प्रोटॉन के बारे में लिखा तो प्रोटॉन के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। हम लोग विंड एनर्जी लिखा तो विंड एनर्जी के बारे में भी वो सारा लिखना पड़ेगा। तो ये रिसर्च के बारे में नया थ्योरी था स्ट्रिंग थ्योरी, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। टुगेदर दिस 3 बुक्स अलॉन्ग विद हॉकिंग्स own research and papers articulates the physics personal search for science holy grails, a single unifying theory that can combine cosmology, the study of the big, with the quantum mechanics, the study of the small, to explain how the universe began. It's this kind of ambitious thinking that has allowed Hawking, who claimed he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for humankind. Together, these 3 books, along with the Hawking own research and paper, articulate the physics, personal research for science, holy grails. Holy grail का मीनिंग भी दिया हुआ है साइड में, a thing which has eagerly pursued और sort of बुक लिखा है, 3 बुक लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। और रिसर्च के लिए आउन रिसर्च किया था, उसके बारे में पेपर बना था, और फिजिक्स के बारे में उन्होंने अच्छा सर्च किया था। वो क्या है, उन्होंने जो उसके पीछे पीछे जाके उन्होंने जो बताया था वो है होली ग्रेल्स, मतलब विच इज ईगरली परस्यूड, जो हम लोग पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ हमें मिलने वाला है फिजिक्स के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में। अ सिंगल यूनिफाइड थियरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बिग विद द क्वांटम मैकेनिक टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स बिगिन। मतलब यूनिवर्स के लिए उन्होंने जो बनाया था उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, ये थियरी बता के। जो कौन सा थियरी, कंबाइन ऑफ कॉस्मोलॉजी का विद द क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम मतलब सूक्ष्म चीज़ों से कैसे चीज़ें आगे आगे चलती है, उसके बारे में उन्होंने जो बताया था उसके बारे में। ये क्या है, यूनिवर्स के लिए अच्छा बुक साबित हुआ है, उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मतलब उनका जो रिसर्च है, पेपर है, वो अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। It's this kind of ambitious thinking that is allow Hawking, who claim he can think in a 11 dimension। और उन्होंने जो बताया हुआ है, ambitious मतलब महत्वाकांक्षा, उन्होंने जो उसके पीछे भागे हुए हैं। मतलब जैसे तुम्हारा एम्बिशियस क्या है, कुछ ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, तुम्हारा एम्बिशियस है। मैं तो उनका एम्बिशियस जो था, उन्होंने थिंकिंग किया था और तो उन्होंने क्लेम किया उसके बारे में। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं, लोग क्या सोचते हैं, एक ही दृष्टिकोण से देख रहा है, लोग एक दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं मेरा एक ही फोकस है, मैं ऐसे। पर वो बोलते हैं मैं एक फोकस से नहीं देख रहा हूँ, मैं एक क्लेम से नहीं देख रहा हूँ, मैं 11 डायमेंशन से देख रहा हूँ। मतलब एक चीज़ ब्रह्मांड, एक चीज़ से नज़र से भी देखूंगा, एक नज़र से भी देखूंगा, और अलग अलग नज़र से मैं देखूंगा। मतलब 11 डायमेंशन। अभी तक हम लोग 2D बोलते हैं, 3D बोलते हैं ना, 2D 3D 4D। हाँ, तो हम लोग 3D पिक्चर भी देखते हैं। कैसे देखते हैं 3D पिक्चर? गॉगल लगा के, जैसे वो आगे आया है ऐसा चल रहा है। तो वो बोलते हैं मैं 11 डायमेंशन से सोचता हूँ कभी भी, जो भी है ब्रह्मांड, जो भी अर्थ है, सन है, मून है, उसके बारे में मैं 11 डायमेंशन से सोचता हूँ। टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटी फॉर ह्यूमन काइंड। और जो मैं ऐसे सोचता हूँ कि हमारे लिए बिग पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मानवता के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मैं 11 डायमेंशन में सोचता हूँ। He is a convinced that time travel is a possible। वो बोल रहे कन्विंस बोलेगा तो मतलब पूरे प्रूफ से बोल रहे हैं क्या पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। मतलब हम लोग अभी 2023 है तो हम लोग 2070 में भी जा सकते हैं। ऐसा मशीन बना के 2070 में हम लोग जा सकते हैं, ऐसा टाइम ट्रैवल बना सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा पिक्चर है, कोई मिल गया पिक्चर है शायद, लगता है ऋतिक रोशन का। वो क्या देखता है, अभी वो मेरे को मारने को आएगा और मैं मर जाऊंगा, उसमें दिखा है कोई मिल गया पिक्चर में, अच्छी तरह से टाइम ट्रैवल के बारे में बताया दिया है कि वो नसीरुद्दीन शाह ने वो टाइम ट्रैवल मशीन क्या क्या चुरा लिया, बना लिया, और वो देख रहा है क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो स्टीफन हॉकिंग भी यही बोलते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। हम लोग 2070 में भी जाएंगे, 3030 में जाएंगे, 5050 में भी जाएंगे, ऐसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, ऐसे स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं। अभी तुम उसको सच मान रहे कि नहीं मान रहे, पर उन्होंने तो थ्योरी में, सिद्धांत में ये बताया हुआ है। एंड दैट ह्यूमन में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट इन द फ्यूचर्स। और मनुष्य दूसरे ग्रह पे जाके भी अभी रहने को जा सकते हैं, कॉलोनी कर सकते हैं, वस्ती बसा सकते हैं, ये पॉसिबल होने वाला है। और उसकी तरफ तो हम लोग बढ़ भी रहे, मिशन मंगलयान बना रहे, मिशन चंद्रयान बना रहे, उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं ये भी हम लोग सर्च कर रहे हैं। और अंतरिक्ष में अभी हम लोग पिकनिक भी जाने वाली है। तो ये सब है,
पॉसिबल तो होने वाला है दिख रहा है, पर टाइम ट्रैवल के बारे में देखेंगे अभी क्या होता है। In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book The Grand Design. उन्होंने और एक बुक लिखा और बुक में क्या बोले वो लोग, हॉकिंग क्या बोलते हैं कि वो हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। उन्हें लिखा है कि भगवान ने विश्व बनाए कि नहीं ले बनाए, उसके बारे में उन्होंने क्या द ग्रैंड डिजाइन बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग बोल रहे हैं ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मदेव ने बनाया हुआ है ब्रह्मांड। मुस्लिम लोग कुछ और बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग और कुछ बोलते हैं, हर धर्म के बारे में इसके लिए अलग अलग लिखा हुआ है। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यू दैट बिलीफ इन अ क्रिएचर कुड बी कंपेटेबल विद द मॉडर्न साइंटिस्ट थ्योरी। वो बोल रहे हैं ये भगवान ने बनाया, उसके बाद वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर विल बी कंपेटेबल विद द मॉडर्न साइंटिस्ट थ्योरी। बोले ये मॉडर्न साइंटिस्ट थ्योरी से ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। मॉडर्न साइंस हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं अभी नए नए साइंस, इससे पॉसिबल नहीं कि भगवान ने बनाया, इसके लिए वो आर्ग्यू करे। हिज न्यू वर्क हाउएवर conclude that the Big Bang was the inevitable consequence, the law of physics, nothing more। वो जो अपने इस न्यू वर्क नए जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो बता रहे कंक्लूड दे रहे हैं कि कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, इसमें जो हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है, द बिग बैंग वॉज इनविटेबल, जो बिग बैंग थ्योरी है वो कॉन्सिक्वेंस द लॉ ऑफ फिजिक्स नथिंग मोर, दो लॉ ऑफ फिजिक्स है, बाकी उससे ज़्यादा कोई नहीं। जो फिजिक्स का थ्योरी है उससे वो सब बना हुआ है, फिजिक्स थ्योरी से बना हुआ है, ऐसे वो बोल रहे हैं। बाकी ये कुछ भी नहीं है। बिग बैंग थ्योरी हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये जो थ्योरी है, जो अर्थ बना हुआ है सन के ऊपर कुछ अपटा हुआ होगा, कुछ पटक गया होगा, इससे ये अर्थ क्रिएट होगा। अर्थ भी एक तब तक गोला था, बाद में वो ठंडा हो गया और बाद में हम लोग रहने को आ गए। ऐसे जो फिजिक्स के बारे में उच्च है, बाकी और कुछ नहीं। बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। वो बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो जो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण है, यूनिवर्स कैन विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। यूनिवर्स एक खुद के खुद बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं। यूनिवर्स को किसने बनाया हुआ नहीं, यूनिवर्स खुद के खुद बनाया। हॉकिंग सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब बनते रहेगा, आगे कुछ ना कुछ चलते रहेगा। हम लोग देखते हैं अभी अर्थ के ऊपर कितने क्रिएचर बन गए, मतलब बनते रहेंगे, नए नए पीढ़ी आती रहेंगी, नए नए बच्चे स्मार्ट भी हो रहे हैं, पहले के लोग और अभी के लोग में कुछ अलग अलग चीज़ें आती रहती है। मतलब ये चेंजेस तो होते रहते हैं। समथिंग रादर देन नथिंग, कुछ भी न होने से कुछ तो होता रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। व्हाई द यूनिवर्स मतलब कुछ नहीं होने से कुछ ना कुछ होता है। व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट, मतलब ये यूनिवर्स क्यों बना है और हम लोग क्यों एग्जिस्ट है, हम लोग कैसे बन गए। मतलब ये तो चलते रहने वाला है, यूनिवर्स भी रहेगी और हम लोग भी आएंगे, हमारे जैसे आएंगे और निकल जाएंगे। ये तो चलने जो सृष्टि का नियम है इससे वो चलने वाला है। द ग्रैंड डिजाइन ऑफ द हॉकिंग फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट डिकेड्स। द ग्रैंड डिजाइन द बुक का नाम है, हॉकिंग फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन ऑलमोस्ट डिकेड, मतलब एक दशक, डिकेड बोलेगा तो 10 साल उन्होंने लिया था ग्रेट डिजाइन विद इन हिज न्यू वर्क्स, नए वर्क्स के लेके नया वर्क कुछ आपको करने से उन्होंने 10 साल लिया था। हॉकिंग सेट आउट अ चैलेंज सर आइजैक न्यूटन बिलीव दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन बाय गॉड। तो उन्होंने अभी वो बोले मैं न्यूटन जो बोल रहा था वो गलत है, ये विश्व किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है, ये गलत है बोल रहे हैं। ये न्यूटन का थ्योरी ये सही नहीं है, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न बाय चार्ल्स। मतलब ऐसा नहीं होता है चार्ल्स, मतलब ये ब्रह्मांड जो है ये भगवान से नहीं बनता है, इसके लिए फिजिक्स का थ्योरी ही है। ऐसे क्या कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं, मतलब भगवान ने ब्रह्मांड बनाई है, हमें मन में बिलीव है, बाकी कुछ नहीं। पर साइंस क्या कर रहे हैं, हर चीज़ प्रूव करके दिखा रही है। It is not necessary to light the blue touch paper and set the universe going, Hawking said। हॉकिंग बोल रहे हैं इट नॉट नेसेसरी, ये कि जरूरी नहीं नीली लाइट लेके बैठा है
अंटा पेपर को टच कर रहा है, आई सेड यूनिवर्स गोइंग, और यूनिवर्स को चला रहा है, भगवान ऊपर बैठा है और यूनिवर्स को चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब भगवान कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, हॉकिंग से ऐसा हॉकिंग बोल रहा है। मतलब हमारे मन में क्या वो बिलीव है कि भगवान है और उस श्रद्धा से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि साइंस अभी भी पीछे है। साइंस खुल के भी नहीं बताता ये कैसे हुआ है। जब तक साइंस नहीं बताएगा तभी हम लोग भी बिलीव कैसे छोड़ेंगे। मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक साइंस ने बताई ही नहीं, ये कैसे हो रहे हैं। तो हॉकिंग तो बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान ऐसा लाइट और पेपर लेके नहीं बैठा हुआ है, ब्लू पेपर ब्लू लाइट लेके नहीं है, मतलब ब्लू मार जैसे पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं, ये अभी ये ऐसा करेगा वो ऐसा करे, ऐसे भगवान ने कुछ थ्योरी लिख के नहीं रखा हुआ है। ये तो चलने वाला थिंग है, ऐसे थ्योरी होते रहते हैं, ऐसा स्टीफन हॉकिंग बता रहे हैं। एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज विद एम्ब्रोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस ALS और ल्यू रेजिस। 21 में उनको बीमारी हुआ था, तो उन्हें डायग्नोस हुआ था। ये तो पहले वर्ड हम लोग ने किया, डायग्नोस मतलब बीमारी का पता चल गया था और बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है। इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स द कंट्रोल द मसल वेर शटिंग डाउन। हमारे जो नर्व्स है, ब्रेन की तरफ जाने वाली नर्व्स है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के जो मसल को कंट्रोल करती है वो ही रुक गई, मतलब पैरालाइज आ गया और उसने क्या किया, ब्लड देना सर्कुलेशन बंद कर दिया, उन्हें संदेश देना बंद कर दिया और उनका हाथ पर हिलना बंद हो गया। एट द टाइम डॉक्टर गेव हिम 2.5 years टू लिव। और डॉक्टर क्या बोलेंगे, 2-2.5 साल तक वो जिंदा रहेंगे, उसके ऊपर वो जिंदा रहने वाले नहीं है। स्टीफन हॉकिंग 21 उम्र में उन्हें डॉक्टर बोले थे, पर अभी वो 55 उम्र में भी वो बुक लिख रहे हैं। मतलब डॉक्टर ने बोले काम किया था, पर बाद में साइंस है, साइंस में कुछ रिसर्च होते रहते हैं, नए नए मेडिसिन आते रहते हैं, नए नए टेक्निक आते रहते हैं, तो आदमी का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, बराबर है। हॉकिंग फर्स्ट बिगेन टू नोटिस प्रॉब्लम विद द फिजिकल हेल्थ while he was an Oxford. On occasion, he could trip and fall or slur his speech. मतलब कभी उनको प्रॉब्लम मालूम पड़ा जब भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तभी वो क्या बार बार क्या होते थे, ट्रिप आकर गिर जाते थे। कभी भी रास्ते में ट्रिप एंड फॉल, ऐसी चक्कर येणार, बोल आके गिर जाते थे, चक्कर आके गिर जाते थे, बार बार गिर जाते थे। और स्लर इज स्पीच, और बोलने पर में उसका जो टंग है वो हेवी बोल जाते हो जाते थे, और वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तोतरापन। वो तोतरापन उसके बोलने में आ जाते थे। मैं अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे, तोतरापन उनके आ जाता था। ही डिडंट, मतलब पहले तो वो अच्छे थे, हमारे जैसे बच्चे थे। वो बस से ट्रैवल करते थे, ट्रेन से ट्रैवल करते थे, भागदौड़ करते थे, मस्ती करते थे। मतलब 20 और उम्र के बाद उनका प्रॉब्लम चालू हो गया, उन्हें चक्कर आने चालू हो गया, उनका तो बोलने में तोतरेपन आने लगा। ही डिडंट लुक इन टू द प्रॉब्लम अंटिल 1963। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम को देखा नहीं था अच्छी तरह से। ड्यूरिंग इज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज में फर्स्ट ईयर कॉस्मोलॉजी के लिए गए। पहले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, बाद में पढ़ाई करने का था वो, बाद में वो कैम्ब्रिज में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का इधर नाम भी है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तुम्हें भी अगर चांस मिलेगा तुम लोग भी जा सकते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अगर चाह है तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप दिस सिम्टॉम टू हिमसेल्फ। उन्होंने वो सिम्टॉम हमारे पास ही रखा, किसको घर में बोला नहीं। बट वेन इज द फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक द हॉकिंग टू सी डॉक्टर। पर पिताजी को वजह से मालूम पड़ा, उन्होंने पहले बाबा डॉक्टर के पास चल, बार बार तो गिर रहा है। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक द 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट मेड इज अ होम एट अ मेडिकल क्लिनिक वेयर ही इज अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट। मतलब अगले 2 सप्ताह में और 20 उम्र का जो कॉलेज स्टूडेंट था वो कैसे मेडिकल क्लिनिक में जाने लगा और उसका टेस्ट होने लगा, बॉडी का टेस्ट होने लगा, ये बार बार क्यों गिरता है, क्या प्रॉब्लम है, और उसका टेस्ट होने लगा। जैसे हम लोग भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, है ना, ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो हमें करना ही पड़ता है। दे टूक अ मसल सैंपल फ्रॉम माई आर्म्स, स्टक इलेक्ट्रोड इनटू मी एंड इंजेक्ट सम रेडियोएक्टिव फ्लूइड्स इनटू माय स्पाइन एंड वॉच इट गोइंग अप एंड डाउन विद द एक्सरे एंड दे टिल द बेड। मतलब उन्हें क्या क्या उनका टेस्ट हुआ तो वो बता दिया है। उनके आर्म से क्या लिया, मतलब हाथों का जो पार्ट है वह आर्म भाव, उससे उन्होंने कुछ मसल ले लिए, थोड़ा सा मसल निकल कर दिया, क्या हुआ है इसके मसल में, और कुछ उसके जैसे ब्लड लेते हैं, यूरिन लेते हैं, वैसे उनका आर्म से मसल कुछ ले लिया, कुछ इलेक्ट्रोड बॉडी से उनमें डाल दिया, इलेक्ट्रोड ले दिया, कुछ रेडियो ऑपेक्टिव फ्लूइड उसमें डाल दिया स्पाइन में। मतलब MRI CT स्कैन वो उनका चालू हो गया।
एंड वॉच और एक्सरे भी निकाल दिए, और वो बेड पे लेटे होते हैं, उनका एक्सरे वगैरह सब निकालने चालू किया, क्यों हो रहा है ये उनका देखना, मतलब उसके पूरे सब एक्सपेरिमेंट होने लगे। ही वंस सेड, वो बोलने लगे, आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड। वो बताते नहीं थे इसको तुम्हें क्या हुआ है, पेशेंट को क्या बताने का, तुम्हें क्या हुआ, पेशेंट को डराएंगे तो नहीं चलता है, डॉक्टर का काम है पेशेंट को डराने का नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम ठीक अच्छे हो जाएंगे, ये डॉक्टर का काम है। एक्सेप्ट दैट इट वॉज नॉट मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड दैट आई वॉज एन टिपिकल केस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का देखो साइड में मीनिंग दिया हुआ है, और नॉर्मल हार्डनिंग ऑफ अ बॉडी टिश्यू, मतलब वो अभी अब नॉर्मल नहीं थे, उनमें कुछ अलग से बर्ताव हो रहा था बॉडी में। दैट आई वॉज, उनके टिश्यू में, टिश्यू हम लोग तो साइंस देखा है, टिश्यू देखा है, सेल देखा है, तो टिश्यू में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, मसल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, एंड आई वॉज अ टिपिकल केस, और ये एक अलग सी केस थी, लाखों लोगों में एक को होने वाला बीमारी उनको हो गए। इवेंचुअली हाउएवर द डॉक्टर डिड डायग्नोस हॉकिंग विद द अर्ली स्टेज ऑफ एएलएस, और ऐसा ही घटना जब चल रहा था, इवेंट डब्ल्यू में आगे आगे चल रहा था, डॉक्टर डायग्नोस हॉकिंग विद द अर्ली स्टेज एएलएस, उनको डॉक्टर को मालूम पड़ा इसे एएलएस बीमारी है। इट वॉज अ डिवास्टिंग न्यूज फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसके फैमिली के लिए डिवास्टिंग का मीनिंग भी दिया है, मतलब शॉक लगने वाला। अगर घर में अचानक किसको एक बहुत बीमारी ऐसा हो गया तो लोगों को शॉक, मतलब डेंगू मलेरिया हो गया तो कुछ डरने वाली बात नहीं है कि नहीं, पर ऐसा बीमारी है जो कैंसर है या ऐसा बीमारी है तो हमें वो क्या होता है, शॉक होता है, क्योंकि पूरा घर पूरा अभी जो घर चलने वाला है वो रुक सकता है, तो स्टक हो सकता है। इट वॉज डिवास्टिंग न्यूज फॉर हिम, उनके घर में ये शॉकिंग वाला न्यूज़ था इस फैमिली के लिए। बट अ फ्यू इवेंट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकेम कंप्लीटली डिस्पॉन्डेड, पर कुछ इवेंट घट गए थे, इसलिए उसने क्या प्रिवेंट, उनको रोक दिया, बिकम ए कंप्लीट डिस्पॉन्डेड, मतलब पूरा शॉक में जाने से उनके रोकने के लिए कुछ इवेंट भी हुआ था। द फर्स्ट ऑफ दिस केम वाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। पहला इवेंट कौन सा था, अभी बीमार तो हुआ है पर उससे हम लोग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्हें एक इवेंट हुआ था उससे वो संभल रहे थे। तो पहला इवेंट क्या था, हॉकिंग वॉज स्टिल हॉस्पिटल में जब भी थे, देयर इज शेयर अ रूम विथ अ बॉय सफरिंग फ्रॉम अ ल्यूकेमिया, एक बॉय था उसको क्या हुआ था ल्यूकेमिया, उसके बाजू के बेड में एक एक क्या था ल्यूकेमिया करके एक पेशेंट था, मतलब ल्यूकेमिया का भी मीनिंग साइड में दिया है, अमेलिजन प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच द बोन मैरो एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रोड्यूस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ abnormal वाइट ब्लड सेल। मतलब ल्यूकेमिया में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल क्या हो रहा है, बढ़ गया, अचानक बढ़ गया वाइट सेल। हमारे बॉडी में कुछ भी ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, हम लोग ज़्यादा स्वीट खाएंगे देखा, कम खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, नमक ज़्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, नमक कम खाएंगे तो प्रॉब्लम है। जब वाइट सेल ज़्यादा बढ़ गई तो भी ल्यूकेमिया हो जाएगा, वाइट सेल कम हो जाएगी तो डेंगू हो जाएगा, बाद में हमें क्यूई का जूस पीना पड़ेगा और एक हफ्ते का हमें कोर्स करना पड़ेगा। मतलब हमारा बॉडी हर चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। तो ल्यूकेमिया बीमारी वाला एक पेशेंट था, तो बोला इसका तो हालत मेरे से भी बेकार है, उससे अच्छा मैं ठीक है, ऐसा। तो ये उनके लिए एक पहला बीमारी से के लिए एक पहला related to what this roommate was going through. Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. हॉकिंग ने बाद में रिफ्लेक्ट हुआ कि जी रूममेट को देख के उन्होंने संभलना चालू कर दिया था, पर हॉकिंग ने रिफ्लेक्टेड, वो देखने लगे कि अभी उनका सिचुएशन मोर टॉलरेबल, बट टॉलरेबल मतलब सहन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब वो हॉस्पिटल रिलीज हो गए। हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, मतलब बोले हम लोग अभी कैसा भी होने दे हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अभी ये बीमारी करते कितना बैठेंगे, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ही सेड हिज ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्टिल थिंग टू डू विद द लाइफ। उन्हें रियलाइज मतलब समझ में आने लगा कि हमारे जीवन में अभी भी बहुत सारा हमें कार्य करना है। अभी बीमारी आ गई तो क्या रुकने वाले है क्या, कोई क्या वर्ल्ड रुकने वाला है क्या, नहीं। जैसे दुनिया चलने वाली है वैसे हमें भी अभी कुछ जगह पे बैठ के हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब उन्हें देखो बैठे नहीं है, वो कुछ कार्य करते बैठ गए और उनको अवार्ड भी मिला है, हम लोग ने पहले भी देखा है। तो बोला अभी ये बीमारी करते नहीं बैठेंगे, हम लोग कुछ कार्य करेंगे। In a sense, Hawking disease helped him become the noted scientist he is today. तो ये जो बीमारी थी help him become a noted scientist he is today. वो बीमारी में उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्हें अभी क्या ये बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, उस बीमारी ने उनको बड़ा साइंटिस्ट बना दिया।
क्योंकि 21 उम्र में वो डिजीज हुआ है और 53 उम्र में बुक ले रहे हैं, तो उन्होंने जो भी हुआ है उसका उसने फ़ायदा कर लिया है, बोला ये बीमार हुआ है ना, मैं उसका फ़ायदा करके रहूँगा। तो उन्होंने, और वो क्या नोटेड साइंटिस्ट हो गए, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट में उनका नाम लिया जाता है। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग डिडंट ऑलवेज फोकस ऑन स्टडी। डायग्नोस होने से पहले वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करते, होशियार थे, टैलेंटेड थे, पर वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करते। बच्चों के साथ दौड़ना, भागना, मजाक मस्ती करना। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड है पर गली में जैसे बच्चे मिलते हैं मोबाइल लेके बैठते हैं और अपना पढ़ाई भूल जाते हैं, वैसे वो बच्चे थे। बिफोर माई कंडीशन और डायग्नोस आई हैड बीन वेरी बोर विद माई, और बीमारी से होने से पहले वो लाइफ से बोर हो गए थे। क्या वो पढ़ाई वही सब घूमना फिरना, इससे वो जीवन में क्या हो गया, बोर हो गए थे। ही सेड देयर आर नॉट सीम टू बी एनीथिंग वी डूइंग। वो बोलते करने के लिए कुछ भी नहीं, वही फ्रेंड, वही दोस्त, वही मस्ती, मजाक मस्ती, वही करना हर दिन। सुबह उठने के बाद वही टाइम टेबल, सुबह ये करने का, दोपहर में ये करने का, शाम को ये करने का। जैसे तुम्हारा भी टाइम टेबल चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, वैसे उनका भी टाइम वैसे जा रहा था। With the sudden realize that he might not even live long enough to earn his PhD. उसे अचानक से रियलाइज, समझ में आने लगा कि हमें नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न PhD। हम लोग PhD के बिना नहीं रह सकते। PhD मतलब BCom के बाद, MCom के बाद तुम एक सब्जेक्ट लेके तुम PhD बन सकते हैं। PhD बनने के बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, डॉक्टर ये उपाधि लगेगी। मतलब डॉक्टर बोलेगा तो तुम लोग क्या सचमुच में किसी को चेकिंग करने वाला डॉक्टर नहीं, मतलब तुम लोग ने अच्छा पढ़ाई किया है, एक सब्जेक्ट लेके उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है, तो तुम लोग PhD बन सकते हैं। इसके लिए तुम्हें और 10वीं के बाद तुम्हें और 8 साल चाहिए, 8 साल चाहिए तो PhD बन सकते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल बन के अच्छी तरह पोस्ट में रह सकते हैं और बुक भी ले सकते हैं, तुम्हारा बुक लोग पढ़ेंगे। तो ये सब है, तो तुम्हें करियर के बारे में भी अच्छा दिखा है। हॉकिंग और इनटू द वर्क एंड रिसर्च। तो बीमारी होने के बाद वो बोले अभी तो मेरा हाथ पे नहीं हिल रहा है, अभी मैं क्या करूँ। तो उन्होंने पूरा अपना पावर किस में झोंक दिया, पावर मतलब झोंक दिया उसमें, काम में। किस काम में झोंक दिया, अपने कार्य और रिसर्च। बैठे बैठे भी क्या करने का है तो वो करेंगे, वर्क और रिसर्च करेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया, जो भी कंडीशन आता है उसका हम लोग ने फायदा उठाना चाहिए। और फिजिकल कंट्रोल ओवर इज अ बॉडी डिमिनिश, ही हैड बी फोर्स टू यूज अ व्हील चेयर बाय 96। उनका अभी फिजिकल कंट्रोल कम हो रहा था, बॉडी उनको साथ नहीं दे रही थी। अभी वो क्या कर रहे थे, 1969 से उन्हें व्हील चेयर पे बैठ के काम करना पड़ा। द इफेक्ट ऑफ दिस डिजीज स्टार्ट टू स्लो डाउन। अभी उनका बॉडी भी धीरे धीरे स्लो परफॉर्मेंस करने लगी थी। ओवर टाइम हाउएवर वॉकिंग योर एक्सपांडिंग कैरियर वॉज अकम्पनीड बाय एंड योर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट। वर्सनिंग मतलब बेकार स्थिति में जा रहा था उनका बॉडी, पूरा हालत पूरा गंभीर स्थिति में जा रहा था। वर्स बोलेगा तो खराब स्थिति में अभी जा रहा था, क्योंकि हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, उनका बॉडी हिल नहीं रहा था, ऐसे कंडीशन में जा रहे थे। बाय द मिड 1970 के मिड में, मध्य में बोलेगा तो जून जुलाई रहेंगे, साल का मध्य भाग वही रहता है। तो ये है द हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ द हॉकिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट टू हेल्प द मैनेज ही इज अ केयर। तो उनको हेल्प के लिए, अभी वो व्हील चेयर पे है तो उनके हेल्प के लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को उन्हें हेल्प के लिए उनके लिए मैनेज रख दिया था कि स्टीफन हॉकिंग को तू हेल्प कर उनके कार्यों में। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ, वो अभी तक स्टीफन हॉकिंग खुद का खाना खुद खा रहे थे। एंड गेट आउट ऑफ बेड से उठ भी सकते थे थोड़ा बहुत, बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर असिस्टेंट। बाकी सब कार्य के लिए वो क्या, उनको असिस्टेंट की जरूरत थी। इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम। अभी उनका बोलने का क्या हो रहा था, तोतरेपन ज़्यादा बढ़ रहा था। जिनको मालूम है कि ये क्या बोल रहे थे उनको ही समझता था ये क्या बोल रहे हैं, मतलब घर वाले उनको थोड़ा बहुत मालूम पड़ता था, है कि नहीं, और उनका क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो क्योंकि ऐसा है तो उनका बॉडी अभी तोतरेपन भी आ रहा था, बॉडी भी काम नहीं कर रही थी। इन 1985 लॉस इज अ वॉइस, उनका आवाज़ क्या है में देखो उसका क्या मीनिंग दिया है। एंड इंसिशन इन द पॉइंट पाइप मेड अप रिलीव एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीथिंग। उनको श्वास लेने में तकलीफ था, रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहे थे नाक से, तो इधर गले में एक होल मार के उसमें से क्या दे रहे थे, पाइप डाल के उनको श्वास ले रहे। उनको अभी बोलने के लिए भी नहीं आ रहा था, पूरा बोलना बंद।
पहला व्हीलचेयर मिला, अभी बोलना भी बंद, हाथ पैर भी नहीं काम करे। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द एक्सेलेशन फिजिक्स। अभी वो 24 आवर उनको नर्सिंग केयर, एक आदमी रखा था 24 आवर उनको देखने के लिए, एक फिजिक्स भी रखा था जो भौतिक शास्त्र के बारे में नॉलेज है वो भी रखा था कि वो क्या लिख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट थे और उनके देखरेख के लिए रखा था। इट ऑल्सो पुट द पेरिल हॉकिंग एबिलिटी टू डू हिज वर्क। पेरिल मतलब साइड में दिया है, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, मतलब अभी उनका डेंजर सिचुएशन में था, टू डू हिज वर्क, कार्य के लिए वो डेंजर सिचुएशन में था, बोल भी नहीं पाते, हाथ पैर भी नहीं हिल पाते हैं, तो कैसे करेंगे। द predicaments caught the attention of a California computer programmer who had developed a speaking program that could be direct by head or eye movement। तो रिसर्च करने वाले जो लोग थे तो उन्होंने क्या बोला, उनको अटेंशन गया कि अपना एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, उन्हें क्या गया ऐसा बीमारी है कि वो बोल भी नहीं सकते, हाथ पैर भी नहीं हिला सकते, तो कैलिफोर्निया में कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उन्हें ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि आंखों से भी टाइप हो सकता है और मुंडी हिला के भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब उन्होंने प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि साइंटिस्ट है उन्हें सब नॉलेज है, उनका दिमाग भी कार्य कर रहा है, उस दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए उस प्रोग्रामर है कैलिफोर्निया जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उन्होंने ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ऐसा मशीन डेवलप किया, क्योंकि हेड और वो आइज से भी स्टीफन हॉकिंग टाइप कर रहे थे। जब वो हम लोग ने देखा है कि व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं और उनके सामने लैपटॉप रखा हुआ है और लैपटॉप से वो देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं उनमें टाइप कर रहे हैं, समझ में आया। तो ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर दिया था। द इन्वेंशन अलो हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेयर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। मतलब वो क्या करते थे, जो वर्ड आते थे कंप्यूटर के ऊपर उसको वो क्या करते थे, सामने जाते थे उसको सिलेक्ट करते थे स्पीच सिंथेसाइजर, और उसमें क्या करते थे सिंथेसाइजर बनता, मतलब उससे स्पीच बनता था, जो भी वर्ड टू स्पीच कन्वर्ट। वर्ड का क्या होता था, बाद में वो पहले आई से उसको सिलेक्ट करते थे, उससे वर्ड बनता था, बाद में उससे सेंटेंस बनते थे और बाद में उसको क्या होता था स्पीच में कन्वर्ट होता था। एट द टाइम ऑफ हिज इंट्रोडक्शन वॉकिंग who still had use of his fingers select his word with a hand held clicker। पर उस टाइम जरा सा उनका सिर्फ उंगलियां हिल रही थी, उंगलियां हिल रही थी, इसलिए आंखों से भी और इधर इधर रख के भी ऐसा क्या करते फिंगर से भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बता सकते थे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं सिलेक्ट करने का है, तो फिंगर से भी वो सिलेक्ट कर सकते थे, थोड़ा बहुत फिंगर चल रहा था। सिलेक्टेड वर्ड हैंड क्लिकर, हैंड से क्लिक कर सकते थे थोड़ा। टुडे हुई था वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ इज बॉडी गोन, पर अभी उनका बॉडी का कंट्रोल पूरा गया था। हॉकिंग डायरेक्ट द प्रोग्राम टू अ चिक मसल अटैच टू अ सेंसर। अभी उनका सेंसर मतलब फिंगर चालू था थोड़ा बहुत तभी ठीक था, फिंगर से क्लिक करते थे, पर अभी फिंगर भी बंद हो गया। अभी उनके गाल के ऊपर सेंसर लगाया था। थ्रू द प्रोग्राम एंड हेल्प ऑफ द असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यूड टू राइट एट प्रोटोलिक्स रेट्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मतलब स्टीफन हॉकिंग थ्रू द प्रोग्राम एंड हेल्प ऑफ द असिस्टेंट का हेल्प लेके, उनके एक असिस्टेंट रखा था वो भी ग्रेजुएट था, उसके सहारे से इसके लिए वो रिटर्न और को रिटर्न पहले ही लिखा है उसने, बुक स्टार्ट होते ही वो लिखा है 15 बुक लिखा है, रिटर्न एंड को रिटर्न सहायता से स्टीफन हॉकिंग हैज अ कंटिन्यू टू राइट प्रोटोलिपिक्स रेट्स। उन्होंने यहाँ लिखा है प्रोटोलिपिक रेट से लिखा है, मतलब धीरे धीरे वो लिखा है, उन्हें सहायता से लिखा हुआ है। हिज वर्क एज इंक्लूड्स न्यूमरस साइंटिफिक पेपर ऑफ कोर्स बट आल्सो इन्फॉर्मेशन फॉर द नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी। मतलब उन्होंने क्या साइंटिफिक पेपर लिखा है और वो उसका इन्फॉर्मेशन जो साइंस जिसको पसंद नहीं है वो भी पढ़ सकता है, इससे इतना अच्छा लैंग्वेज में उन्हें लिखा है। मतलब उसके ऊपर से कार्टून भी आ गए, स्टीफन हॉकिंग ने जो बुक लिखा है उसके ऊपर पिक्चर तो आ गई है, कार्टून भी आ गए, और जो हम लोग ने साइंस टाइम थ्योरी उसके ऊपर भी पिक्चर बन रहे हैं, है कि नहीं। तो स्टीफन हॉकिंग का जो पेपर है जो रिसर्च है साइंटिस्ट के लिए भी यूजफुल है, और जिनको साइंस पसंद नहीं है वो भी लोग वो बुक पढ़ सकते हैं। चलो लास्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। हॉकिंग हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन अ कांस्टेंट कंसर्न। हॉकिंग का हेल्थ ऑफ कोर्स धीरे धीरे समस्या से भरा होता, कंसर्न मतलब समस्या बढ़ रही थी। अ वरी दैट वाज अ heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection। और 2009 में उनकी समस्या बढ़ गई, एक कॉन्फ्रेंस हो गया था,
ये कॉन्फ्रेंस बोलेगा तो परिषद, विश्व की जो परिषद बनते हैं, कभी कभी देश की परिषद बनते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए थे, उसमें कॉस्मोलॉजी के साइंटिस्ट आए होंगे, उनमें ये भी गए थे स्टीफन हॉकिंग, और वो उस कॉन्फ्रेंस एरिजोना में थे। उधर उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट में समस्या हुई, इन्हें में कुछ उनके तकलीफ होने लगे। मतलब जहाँ वो परिषद में गए थे, जहाँ ब्रह्मांड के विषय में कुछ परिषद भरी होते, उसमें गए थे, उनको तकलीफ ज़्यादा होने 2009 में। In April, Hawking, who had already announced he was retiring after a 30 year from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being. In April, Hawking, who had already announced he was retiring after a 30 year, 30 साल में वो रिटायर हो जाएगा, पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। फ्रॉम द पास Lucasian Professor मैथमेटिक्स हैड कैम्ब्रिज, Lucasian Professor ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक प्रोफेसर था, वॉज रश टू द हॉस्पिटल फॉर बीइंग यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डिस्क्राइब एज अ ग्रेविडियल, और वो हॉस्पिटल में बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में गए और यूनिवर्सिटी ने उनको डिक्लेयर किया ग्रेविडियल, बहुत गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी। इट वॉज द लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्साइटेड टू मेक अ फुल ऑफ रिकवरी, अनाउंस किया कि ये रिकवर हो सकते हैं, पर वो बाद में फुल रिकवर नहीं हुए। एक अच्छे साइंटिस्ट को एक बीमारी आ गई, पर वो बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, ALS बीमारी हो गई थी, और तभी भी वो बोलते बीमारी है इसके लिए मैं साइंटिस्ट बन गया, ऐसा बोले। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं थी, जब भी वो अच्छे थे तभी वो बच्चों के साथ घूमने का, फिरने का, इधर उधर जाने का, तभी वो पढ़ाई के ऊपर नज़र भी नहीं रख रहे थे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे। पर जैसे बीमारी हो गई, वो व्हीलचेयर में बैठने लगे, तो बोले अभी मैं क्या करूँगा, तो मैं पूरा रिसर्च ही करते रहूँगा। और वो रिसर्च करते करते उन्होंने लिखा हुआ है, और वो फेमस भी है कॉस्मोलॉजी के ऊपर, उनने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, टाइम थ्योरी के बारे में लिखा है, और उनके ऊपर पिक्चर भी बना हुआ है। तो ऐसे स्टीफन हॉकिंग का लेसन है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। जो भी हमारे में कमजोरी है उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, कमजोरी से भी हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा इस बुक में लिखा है। ही पास अवे ऑन 14 मार्च 2018, मतलब 5 साल हुए उनके गुजर जाने से, पर उन्हें जो सिद्धांत दिए हैं वो आगे चलते रहेंगे। जैसे केपलर का सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत, न्यूटन का नाम अभी भी लेते हैं, वैसे स्टीफन हॉकिंग का नाम भी आगे चलते रहेगा, क्योंकि उन्होंने साइंस के लिए, कॉस्मोलॉजी के लिए अच्छा सारा काम किया हुआ है। अगर ये लेसन तुम्हें अच्छा लगा होगा तो तुम लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।